हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा एंड ऐसी करंट अफेयर्स जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो इकॉनमी के नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं विद रोड सेफ्टी। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा नोटिफाई किया गया कि एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाने के लिए। तो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, इसमें आप लोग देख लो कि इसमें एक्चुअली मेन बातें क्या है। स्टैटिक पोर्शन है, यहाँ पे चेयरमैन होंगे और 3 मेंबर से जो है वो आपका कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम नंबर आपका डिसाइड किया गया कि 3 नंबर होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 7 मेंबर्स है। ओके, तो यहाँ पे 3 मेंबर्स टू 7 मेंबर्स यहाँ पे आपके इस बोर्ड के मेंबर होने चाहिए। लेकिन अपॉइंट कौन करेंगे? तो अपॉइंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। इस बोर्ड की फंक्शन क्या है? इस बोर्ड की सबसे बड़ी फंक्शन है कि स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, मेनली आप लोग देखो कि रोड सेफ्टी के लिए यहाँ पे ये बोर्ड आपकी क्रिएट की गई है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे रोड सेफ्टी से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड बनाई जाएगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे रूल्स बनाए जाएंगे। रोड कंस्ट्रक्शन पे बात की जाएगी कि जो हिली रीजन है, जहाँ पे सड़कें थोड़ी सी आपकी अप एंड डाउन होती है, तो वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन बेटर तरीके से की जाएगी। और कैपेसिटी बिल्डिंग पे गाइडलाइंस यहाँ पे लाई जाएगी कि ट्रैफिक पुलिस के लिए, साथ ही हाईवे अथॉरिटीज़ के लिए। तो ये तो सबसे बड़ी बात है। सेकंड, यहाँ पे गाइडलाइंस आपका फॉर्मुलेट किया जाएगा कि कैसे यहाँ पे ट्रॉमा फैसिलिटीज़ जो है उसको ऑपरेट करना है, इस्टेब्लिश करना है। पैरामेडिकल यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट आप लोग देखो कि टेक्निकल एडवाइस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि आज की डेट में आप देखते हो कि हाईवेज़ हो गए या फिर जो मेन ट्रैफिक एरिया है वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज होते हैं। साथ ही अगर आप लोग कोई ब्रिजेस वगैरह पे क्रॉस कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होते हैं कि सीसीटीवी कैमरा होते हैं, जिससे कि अगर आप ओवरटेक कर रहे हो तो कुछ पेनल्टीज़ इशू हो जाते हैं, चालान ऑटोमेटिक कट हो जाते हैं। तो वो सब क्या है कि टेक्निकल एडवाइस है जो कि यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, असिस्टेंस दी जाएगी टेक्निकल मैटर में। साथ ही यहाँ पे गुड समरिटन्स जो है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। तो ये एक्चुअली होते क्या है गुड समरिटन्स? गुड समरिटन्स होते हैं कि जैसे रोड एक्सीडेंट होती है तो बहुत सारे लोगों की आप देखो कि अगर विद इन रोड एक्सीडेंट के विद इन 1 आवर्स के अंदर अगर उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाए तो मैक्सिमम केसेस में एक्सीडेंट वहीं होती है, वहाँ पे डेथ होता है। ओके, सॉरी, एक्सीडेंट नहीं, डेथ होती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि गुड समरिटन्स को प्रमोट करना है, जिससे कि कहीं पे भी अगर आप एक्सीडेंट देखते हो, रोड एक्सीडेंट, तो फ़ौरन उन लोगों को उठा के नियर बाई जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ तक आपको पहुँचाना चाहिए। अब यहाँ पे लोग पहुँचाते क्यों नहीं है? क्योंकि काफ़ी पुलिस केसेस हो जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स में फंसने पड़ते हैं लोगों को। तो उन सारी चीज़ों से बचाने के लिए यहाँ पे गुड समरिटन एक स्कीम्स लाई गई है। मेनली ये स्कीम आप देखो कि बैंगलोर के कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया था, बट ये अब धीरे धीरे और भी राज्य सरकार के द्वारा इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। जस्ट बिकॉज क्योंकि रोड सेफ्टी में अगर हम लोग बात देखें तो सबसे बड़ी बात होती है कि सबसे ज़्यादा जो डेथ होता है वो एक्सीडेंट से होता है। और एक्सीडेंट कहाँ? तो रोड एक्सीडेंट से। तो इसलिए हम लोग को गुड समरिटन्स में, क्योंकि लोग जो है डर के पुलिस केस ना हो जाए या फिर क्वेश्चन आंसर में वो ना फंस जाए, इस सारी चीज़ों से वो बचना चाहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो एक्सीडेंट हो गई है उनको नियर बाय हॉस्पिटल तक वो नहीं पहुँचा पाते हैं। गुड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है कि अगर यहाँ पे आप लोग कहीं पे भी एक्सीडेंट देखते हो तो सबसे इमीडिएट आपको क्या करना चाहिए। अगर ब्लड अगर कहीं से भी रिलीज़ हो रही है तो ब्लड को कैसे रोकना है। कुछ रिसर्च वगैरह करने की बात की गई है रोड सेफ्टी में और ट्रैफिक मैनेजमेंट में। साथ ही अगर बात करें तो कंसिस्टेंसी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे बात की गई है जो इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है और डोमेस्टिक टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है। तो इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में आप देखो कि फॉरेन कंट्रीज़ में कितने सारे लोग हैं जो कि बहुत ही एक मैनर वे में वो मैनेज करते हैं कि कहाँ पेडेस्ट्रियल है, कहाँ पे 2 व्हीलर्स चलने हैं, कहाँ पे 4 व्हीलर्स चलने हैं। वहाँ पे रोड एक्सीडेंट से ज़्यादा डेथ नहीं होते हैं। बट आप हमारे देश में देखो तो रोड एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा डेथ होते हैं। तो इसलिए हम लोग को जो इंटरनल टेक्निकल स्टैंडर्ड है ना उनको भी फॉलो करना चाहिए। और हमारे देश के जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है वो तो है ही बेस्ट। ओके, लेकिन रोड सेफ्टी की, रोड एक्सीडेंट की अगर हम लोग प्रॉब्लम देखें तो ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम हम लोग समझेंगे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में और हमारे देश में भी। सबसे पहले आप स्टैटिस्टिक्स देखो कि रोड एक्सीडेंट से कितने लोग जो है यहाँ पे जान जाती है। तो अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है इस साल की है 2021 की, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो रोड एक्सीडेंट्स जो है ग्लोबली ये मोर देन 3000 पर्सन को हर एक दिन यहाँ पे इंजर करता है। ये तो इंजर की बात हो रही है, इसमें से कितने डेथ हो रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो रोड ट्रैफिक इंजरीज़ जो है ये 8 लीडिंग कॉज है हमारे डेथ का, वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो लोगों की जो जान जा रही है वो तो भूखमरी से जा रही है, गरीबी के कारण जा रही है, कुछ जो है ये बीमारी के कारण जा रही है। लेकिन एक इसमें से आप देखो कि 8th नंबर पे है जहाँ पे रोड ट्रैफिक के कारण यहाँ पे लोगों की जान जा रही है। साथ ही रोड क्रैश का जो रिस्क है ना वो लो इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि हाई इनकम कंट्रीज़ के कंपैरिजन में लो इनकम कंट्रीज़ में 3 टाइम्स ये हायर है। सो अगेन दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। देन इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे टॉप में है रोड क्रैश डेथ्स में।
और ये मोर देन 400 फैटलिटीज़ जो है पर डे ये देखने को कहा जा रहा है। और ये आपका जो है प्रूफ है WHO की एक रिपोर्ट के द्वारा जो कि 2018 में ये पब्लिश की गई है। सो दिस इज़ अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न। सो ये स्टैटिस्टिक देख कर आपको समझ में आ रही है कि ये बहुत ही सीरियस है कि हम लोग को यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं टैकल करना चाहिए। सेकंड, अगर हम लोग अपने देश की बात कर लेते हैं कि रोड एक्सीडेंट हमारे देश में क्या हालचाल है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड यहाँ पे आपका हाईवे के द्वारा बताया गया कि जो रोड एक्सीडेंट है इंडिया में, ये ऑलमोस्ट 1.5 लाख पीपल्स यहाँ पे किल होते हैं, उनकी जान जाती है एक साल में। मीन्स आप समझ सकते हो कि 1.5 लाख पीपल्स जो है एक साल में उनकी जान जा रही है। इंडिया में 1% जो है पूरे वर्ल्ड्स की व्हीकल है और यहाँ पे 11% जो है रोड एक्सीडेंट डेथ है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग व्हीकल देखें तो उसका 1% मात्र हमारे देश में है, लेकिन अगर डेथ की बात करते हैं तो वो 11% है। लास्ट डिकेड में देखें, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रोड क्रैशेस के थ्रू अगर आप लोग देखो तो 1.3 मिलियन लोगों की जान जा चुकी है और 5 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पे इंजर्ड हो गए। तो आप लोग ये देख सकते हो कि ये हमारे ही देश की बात की जा रही है और यहाँ पे मिलियंस में आपका डेटा है, थाउजेंड्स में या लाख में नहीं है, मिलियंस में लोग जो है यहाँ पे मर रहे हैं, मिलियंस में लोग यहाँ पे इंजर्ड हो रहे हैं। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है हमारे देश के लिए भी। रोड एक्सीडेंट अगर हम लोग 2019 में देखें, जिसको कि 2018 में यहाँ पे कंपेयर किया गया, तो कहा जा रहा है कि हाँ चलो 3.86% से ये डिक्रीज़ हुआ है। सो ये थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है, इससे ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अब जो है इस तरीके की रोड एक्सीडेंट्स नहीं होती है। हमें यहाँ पे और भी तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। अब रोड एक्सीडेंट की इतनी बात कर रही हूँ तो यहाँ पे टाइप समझिए कि रोड एक्सीडेंट की टाइप क्या क्या है। टोटल नंबर अगर आप एक्सीडेंट 2019 में देखोगे तो जो माइनर इंजरीज़ है वो यहाँ पे लार्जेस्ट शेयर है। इट मीन्स कि आप देखते हो कि धक्के वगैरह लग जाती है, कोई लोग गिर जाते हैं तो ब्लडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो फैटल एक्सीडेंट्स कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा माइनर इंजरीज़ है। ओके, फैटल एक्सीडेंट यहाँ पे 31% है और बहुत ही ज़्यादा जैसे कि आप देखते हो ग्रीवियस इंजरीज़ है कि हाथ पैर टूट गया है, तो ये 28% है। तो इस तरीके से आपका कैटेगराइज़ किया गया है, तो इसको समझिएगा। ग्रीवियस इंजरी एक्सीडेंट जो है ये वन ऑफ द, आप देखो कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम है जो कि सीरियस इंजरी से यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। कई बार तो आप देखते हो कि रोड एक्सीडेंट के कारण लोगों को अपने बॉडी पार्ट्स को परमानेंटली लॉस करना पड़ता है। किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी के पैर कट जाते हैं, कोई जो है वो मेंटली डिसऑर्डर हो जाते हैं। कई तरीके की प्रॉब्लम आपको रोड एक्सीडेंट के कारण देखने को मिलेगी। इकॉनमिक कॉस्ट की अगर बात करें तो 2019 में जो वर्ल्ड बैंक की रिकॉर्ड है उसके द्वारा बताया गया कि जो रोड क्रैश है और जो सीरियस इंजरी कॉस्ट है ये 7.5% है हमारे इंडिया के GDP का, और ये डेटा आपका 2016 की है। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इकॉनमिक कॉस्ट है तो ये हमारे GDP का बहुत बड़ा, आप देख सकते हो कि 7.5% तक जो है हमारे GDP का यहीं पे जा रहा है। तो क्यों ना हम लोग ये रोड एक्सीडेंट को अगर थोड़ा सा मैनेज करें तो इससे क्या होगा कि हमारे देश की जो यहाँ पे रोड एक्सीडेंट के कारण जो GDP में कंट्रीब्यूट हो रहा है उसको हम लोग कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं और हेल्दी इन्वायरमेंट में इसको हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि अगर हम लोग यहाँ से सेव करें तो इसका जो कुछ परसेंटेज है वो हम लोग एजुकेशन फील्ड में हो गया, कुछ हेल्थ फील्ड में हो गया, तो यहाँ पे हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मोर देन ट्वाइस है जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि जो 3% है GDP का, तो सरकार तो 3% कह रही है, बट रियल ग्राउंड में आप देखो तो इसका ट्वाइस है। ठीक है, तो हमारे GDP का भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। GDP क्या होता है? ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट मीन्स कि 1 फाइनेंशियल ईयर में टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन पर्टिकुलर टेरिटरी, जैसे हमारे देश है इंडिया में, टोटल यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की जो यहाँ पे प्रोडक्शन हुई है और इसमें आपका सब आ जाता है। ठीक है, 1 फाइनेंशियल ईयर है और हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके, सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। अब इम्पैक्ट क्या है रोड एक्सीडेंट का, ये समझने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात होती है कि प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज़ हो जाती है। कोई ऐसी भी इंजरीज़ होती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। आप देखो दांत टूट जाते हैं, पैर हाथ टूट जाती है, तो इनकी एक बहुत लंबी इंजरीज़ होती है, इसमें ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, तो ये एक इम्पैक्ट है। सेकंड है कि लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हो रहा है। जैसे कोई एक हेल्दी इंसान है, अगर उसकी एक्सीडेंट हो जाती है तो कई सालों तक आप देखो वो बेड पे ही पड़े रहते हैं, कई महीनों तक वो बेड पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी में एक इंसान की जो खुद की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। साथ ही एडवर्स इम्पैक्ट होता है विमेन का, क्योंकि अगर आप देखो कि कहीं पे भी मेल पर्सन की अगर एक्सीडेंट में कुछ भी उनको इंजरीज़ हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो घर पे जो महिलाएं हैं उनकी एक्स्ट्रा वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। स्ट्रेन होता है हेल्थ का, इंश्योरेंस का, लीगल सिस्टम का, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस भी आप देखते हो बहुत है, साथ ही साथ सुरक्षा बीमा योजना है जिसमें कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी ये बर्डन होता है कि जो आपका हाफ एक्सीडेंट के थ्रू जो इंजरीज़ होती है और परमानेंट जो आपका आगे चल के डेथ हो जाता है, तो इसमें भी आपको डिफरेंट तरीके के बीमा है इंश्योरेंस किए हुए, तो उसके कारण भी
यहाँ पे लीगल सिस्टम्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, साथ ही सरकार के द्वारा यहाँ पे इंश्योरेंस पे क्लेम भी करना होता है, साथ ही डिटेरेशन है, कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो यहाँ पे घट जाती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको ये देखने को मिलेगा कि कई ऐसे खर्चे हो जाते हैं, बेवजह खर्चे हो जाते हैं इस तरीके के रोड एक्सीडेंट में। और अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेकर चल रहे हो तो फिर लोगों की खर्चे तो अलग है, लेकिन आपको गड्डी भी ठीक करानी होती है, कहीं ना कहीं जो डैमेज हो जाते हैं कुछ यहाँ पे बॉडी पार्ट्स, तो वो अलग है। तो इट मीन्स कि एक आपका जो है अलग से यहाँ पे खर्च का जो बर्डन है वो बढ़ जाता है। तो चलिए ये सारे तो इम्पैक्ट्स हमने देखा, लेकिन क्या कुछ मेजर्स लिया जाता है यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए और किस तरीके से जो रोड एक्सीडेंट का इम्पैक्ट हो रहा है उसको कम करने के लिए? तो हाँ, हमारे देश की सरकार के द्वारा यहाँ पे मेजर्स लिया गया। जैसे सबसे पहली है विज़न ज़ीरो। विज़न ज़ीरो क्या है कि मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे नेशनल रोड सेफ्टी स्ट्रैटेजी बनाई गई है, जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है कि रोड सेफ्टी की इश्यूज़ क्या क्या है, क्या क्या ऐसा जगह है, कौन कौन सी ऐसी जगह है और क्या क्या ऐसा है जिसके कारण रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो उस पर यहाँ पे फोकस करना है। और हम लोग विज़न ज़ीरो है, यानी कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब यहाँ पे हमारे देश में रोड एक्सीडेंट ज़ीरो पे आ जाएंगे। दिस कैटेगरी कवर्स यहाँ पे आपका जो है एजुकेशन, पब्लिसिटी एंड अवेयरनेस कैंपेन, इंजीनियरिंग जो कि आपका बोथ है रोड्स और व्हीकल में, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी केयर है, ये सब यहाँ पे आपका कवर किया गया है। सेकेंड आप देखो कि रिसर्च ओरिएंटेड है, काफ़ी रिसर्च वगैरह भी होते हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड रोड डेटा एक्सीडेंट डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। तो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस जो है एक रोबोस्ट सिस्टम है, जिसमें कि स्टेट और जो सेंटर्स है ना उनको अनेबल किया गया है कि वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, जितनी भी रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह कलेक्ट करें। साथ ही रूट कॉज क्या है, क्या कारण है जिसके कारण हम लोग को रोड एक्सीडेंट जो है इतना ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। साथ ही डेटा लीड रोड सेफ्टी इंटरवेंशन करनी है, यानी कि जिस तरीके से डेटा आ रही है कि 2 व्हीलर्स के यहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रही है, 4 व्हीलर्स की ज़्यादा एक्सीडेंट हो रही है, या फिर पैदल चलने वालों लोगों की ज़्यादा एक्सीडेंट हो रही है, तो जिस तरीके से डेटा क्रिएट हो रहा है उस तरीके से यहाँ पे डेवलप करना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करनी है। अगर रिसर्च देखें रोड सेफ्टी पे, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि कुछ एक्टिविटी भी यहाँ पे लाई जा रही है, जिसके थ्रू रोड सेफ्टी रिसर्च जो है उसको यहाँ पे इन्हांस किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश की जा रही है रिसर्च और एकेडमिक यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में। बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। आज के डेट में आप लोग जिस भी राज्य में होंगे वहाँ पे अपना एक प्रॉब्लम होता है, तो किसी राज्य में आप देखोगे कि लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर कहाँ से चलनी है। साथ ही आप देखो पेडेस्ट्रियल जो है सब एक साथ घुस के चलते हैं। साथ ही जो ट्रैफिक होते हैं, ट्रैफिक को कोई समझ नहीं पाता कि रेड बल्ब की क्या सिग्नल है, ग्रीन की क्या सिग्नल है और येलो की क्या सिग्नल होती है, तो ये समझ नहीं पाते। तो बिहेवियर चेंज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही रोड यूज़ बिहेवियर, सबसे पहले आप समझो कि रोड को इस्तेमाल कैसे करना है, जेब्रा क्रॉसिंग का क्या मीनिंग होता है, लेफ्ट टर्न करनी है, राइट टर्न करनी है, तो इसको किस तरीके से टर्न करनी है विद व्हीकल्स और विदाउट व्हीकल्स, तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे स्कीम्स भी लाया गया है, जिसमें कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पे सेटअप किया जाएगा कि लोगों को यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस दी जाती है बिना किसी, आप देखो कि टेस्ट किए हुए कि लोगों को यहाँ पे ड्राइव करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लोग यहाँ पे बच्चे जो है 18 ईयर्स के हो रहे हैं या फिर इससे कम है, जो कि पैरवी के थ्रू वो ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं, तो ये जो ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा रहा है ना, इसको स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि बिना किसी टेस्ट के जो है किसी भी लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देना चाहिए। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि एक्सीडेंट होती है जो लोगों को सही तरीके से ड्राइविंग करने नहीं आती है। पब्लिसिटी और अवेयरनेस कैंपेन्स है, एक तो लोगों में यहाँ पे अवेयरनेस फैलानी चाहिए, वो भी टीवी, फिल्म्स, रेडियो, स्पॉट्स, प्रिंट मीडिया, इन सब के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। रोड सेफ्टी अवेयरनेस वर्कशॉप है, साथ ही एनजीओ वगैरह है और अदर स्टेक होल्डर्स है जिनको भी यहाँ पे इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तो ये सारा काम है जो कि किया जा सकता है, जिसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं ये रोड सेफ्टी और रोड एक्सीडेंट जो हो रही है वो हमारा कम हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि आप अपनी सेफ्टी के लिए तो चल रहे हैं, दूसरे की सेफ्टी, आपका जान जितना प्यारा है उतना दूसरे की भी जान प्यारी है। आप जब रोड पे उतरते होंगे, चाहे आप पैदल उतरते हो या फिर 2 व्हीलर्स के साथ, 4 व्हीलर्स के साथ, तो आपको ये समझ में आती होगी कि आपकी गलती कम होती है और सामने वाले की गलती के कारण जो है ज़्यादा यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो लोगों को बिहेवियर चेंज करना होगा, लोगों को ये समझना होगा कि सबकी जान की कीमती है। ओके, चेंजिंग ट्रांसिट सिस्टम भी है। अगर हम लोग बात करें इंजीनियरिंग, जो कि रोड और व्हीकल्स दोनों के लिए है, तो रोड के लिए क्या होता है कि एक ब्लैक स्पॉट जो कि जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं उसको देखना है, उसको रेक्टिफाई करना है। और साथ ही ट्रैफिक क्लेमिंग मेजर्स भी है, क्रैश बैरियर्स को भी इंस्टॉल करनी है जिससे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रैश ना हो। व्हीकल्स के लिए क्या है कि ऑटोमेटिक हेड लैम्प ऑन, यानी कि आप देखो कि आज के डेट में जितने 2 व्हीलर्स है ना, जब आप स्टार्ट करोगे तो हेड लैम्प जो है वो ऑन हो जाता है, आपको ऑन करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। ये 4 व्हीलर्स में भी अब आ चुकी है।
क्रैश टेस्ट करना है सारे लाइट मोटर्स व्हीकल का। साथ ही आप लोग देखो कि नोटिफाई करनी है बस बडी कोड को और ट्रक बडी कोड को। तो ये एक कोड होता है, पर्टिकुलर कोड होता है जो कि हर एक बस और हर एक ट्रक को दी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि ज़्यादा रैश ड्राइविंग जो है यहाँ पे बस और ट्रक के द्वारा की जाती है। स्पीड अलर्ट सिस्टम है कार्स में, आप लोग देखो, और बहुत सारे हाईवेज़ में है जो कि ऑलरेडी वहाँ पे सेट किया गया है कि कितने स्पीड में आपको चलानी है। तो ये सारे कुछ मेजर्स लिए गए हैं, तो इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इंटेलिजेंट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको प्रमोट करना है। ई चालान और एम परिवहन, ये आप लोग देखो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। मैं बोली ना, आपको पता भी नहीं होगा जहाँ पे स्पीड लिमिट रखी गई है, जैसे दिल्ली की आप देखो कि स्पीड लिमिट है, यूपी में आप देखो कि स्पीड लिमिट है। उससे अगर आप एक्सीड करके अगर आप ड्राइव करते हो तो आपके घर पे ही आपका जो है चालान पहुँच जाता है, आपके मोबाइल पे चालान पहुँच जाती है। एम परिवहन की बात करें तो जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो सर्विस है बहुत सारे, उसको एक्सेस करने के लिए लाया गया है। ट्रांसपोर्ट मिशन मोड व्हीकल है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो वाहन, वो व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए है। सारथी है जो कि ड्राइवर लाइसेंस के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है और इन्फोर्समेंट की जा रही है रोड सेफ्टी की। सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ इंक्लूडेड हेयर, एंड इसके थ्रू हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि हाँ, जो ट्रांसिट सिस्टम है उसको चेंज करना ज़रूरी है। इन्फोर्समेंट मेजर्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ कानून भी है बाकायदा। जैसे आप देखो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रोविजंस दी गई है जो कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है। आज के डेट में ये भी आपका कानून आ गया है कि जो 15 ईयर्स से पुरानी कार हो चुकी है उसको स्क्रैप आउट करनी है। पर अगर पर्सनल आपकी 20 ईयर्स से पुरानी कार है तो उसको स्क्रैप आउट करनी है। साथ ही व्हीकल रिकॉल सिस्टम भी है, नेशनल रजिस्टर है जो कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन की करनी है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, मॉनिटरिंग है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इस कानून में देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर में मैं कभी यहाँ पे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट भी पढ़ाई हूँ 2019 का, क्योंकि उस समय ये नया आया था तो डिटेल में बताई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि यहाँ पे स्टेट को एम्पावर करने के लिए ये आपका कानून लाया गया। इसमें क्या है कि इन्फोर्समेंट स्ट्रेंथ होगा, जो रोड सेफ्टी है वो इम्प्रूव हो पाएगी। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि सिंप्लीफिकेशन है और सिटीजन फैसिलिटेशन है। जो भी लोग यहाँ पे रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए, जो लोग अगर उनकी एक्सीडेंट हो जाती है और उनको नियर बाई हॉस्पिटल में पहुँचाते हैं तो उनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा। उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे जस्ट लाइक नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम लोग कहते हैं कि गिफ्ट वगैरह दो, लोगों को प्रोत्साहन करो, तो वो काम किया जाएगा। स्पीडी असिस्टेंस करना है तो वो चीज़ें देखने को मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करना है, ऑटोमेशन है, यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन है। आजकल तो बहुत सारी व्हीकल आपको देखने को मिलेगी जो कि कंप्यूटराइजेशन के बेसिस पे चल रही हैं। कंप्यूटर वगैरह सेट किए गए हैं, ऑटोमेटिक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस कानून में मेंटेन करने को देखने को मिलेगा। साथ ही अगर इमरजेंसी की बात करें, जैसे कि पोस्ट क्रैश रिस्पांस हो गया, ट्रॉमा केयर हो गया, तो इसमें क्या करना है? तो ट्रॉमा केयर इफेक्टिव होनी चाहिए। गुड समरिटन गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए। एक्चुअली गुड समरिटन्स के बारे में सारे लोगों को नहीं पता है, तो इसके बारे में लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फ़ंड यहाँ पे क्रिएट किया गया है कि जितनी भी एक्सीडेंट यहाँ पे होती है इस कानून के तहत, तो इससे जो है फ़ंड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। कैशलेस ट्रीटमेंट करनी है, जैसे कि आपका गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स क्या होता है? जब एक्सीडेंट हुआ उसके 1 आवर्स को हम लोग, एक्सीडेंट होने के बाद 1 आवर्स को गोल्डन आवर्स कहते हैं, और इसी में लोगों की जान बचती है या फिर जान चली जाती है। तो गोल्डन आवर्स के तरह अगर कोई जाते हैं तो उसमें कैशलेस ट्रीटमेंट करनी है, यानी कि पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही रोड एक्सीडेंट जो विक्टिम है उनको तो कंपेंसेशन देना ही होता है। तो ये सारी जो है सरकार के द्वारा आप देखो कि यहाँ पे मेजर्स लिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम लोग वे फॉरवर्ड करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि हम लोग स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के सिग्नेटरी हैं। तो इंडिया को ये कमिट किया गया है इंडिया के द्वारा कि हम लोग फैटिलिटीज़ जो रोड एक्सीडेंट के थ्रू जो लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है वो कम किया जाएगा, और 2030 तक हमारा टारगेट है कि 50% तक कम करना है। इस गोल को अचीव करने के लिए और रोड सेफ़र बनाने के लिए हर एक लोग को हर एक टाइम ये काम किया जाएगा। सारे एरिया को एक्सप्लोर करना है टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। जैसे कि हम लोग को जर्मनी की मॉडल सीखने की ज़रूरत है कि एक कंप्यूटराइज्ड पॉइंट सिस्टम है, वो भी ट्रैफिक वायलेशन के लिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग को सीखने की ज़रूरत है। इंडिया में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए जिससे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को बेनिफिट दिखेगी। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द रोड सेफ्टी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया कि कॉजेज़ क्या है रोड एक्सीडेंट्स की। तो यहाँ पे आप देखो 3 तरीके से, ह्यूमन एरर, हमारी गलती होती है, रोड इन्वायरमेंट ऐसा होता है, और व्हीकल कंडीशन, बहुत सारे ओवरलोडिंग होगा आपको देखने को मिलेगा, लैक ऑफ यहाँ पे एडवांस सेफ्टी फीचर्स है गाड़ियों में, जिसके कारण इस तरीके की रोड एक्सीडेंट देखने को मिलती है। ओके, सो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आएगी। नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं हम लोग यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में। सो नेक्स्ट आर्टिकल है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बार के फाइनेंशियल ईयर के लिए जितने पैसे इस स्कीम में दिए गए थे वो सब खत्म हो गए। अब यहाँ पे कुछ और बातें देखते हैं।
मनरेगा जो कि एक नेगेटिव नेट बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है 8,686 करोड़ की, और ऑलमोस्ट आप देखो 90% जो एलोकेटेड बजट है इस बार की वो अब तक जो है यूज़ हो चुका है। तो एक फिनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और वो चलता है 31 मार्च तक। तो अभी हम लोग किस मंथ में, तो ये अक्टूबर मंथ की हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इट मीन्स कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 मंथ यहाँ पे हो चुके हैं, और इसमें जितनी टोटल एलोकेशंस थी वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है पैसे, और 5 मंथ्स जो ये प्रोग्राम है अभी भी बाकी है। तो फर्दर जो पेमेंट करना है यहाँ पे मनरेगा में जितने भी वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं, और जो आपको यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट देखने को मिलेगा, ये सब डिले हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पैसे की क्रंचेस हो चुकी है अगेन। और पहले भी आपको पता है कि मनरेगा में जो प्रॉब्लम मेन होती है वो क्रंचेस ऑफ फंड की होती है, तो अगेन ये फिर इशू हो चुका है। तो कुछ बेसिक यहाँ पे बातें देखते हैं कि एक्चुअली ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है क्या। ये डिमांड ड्रिवन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। एक्चुअली ऐसी प्रोग्राम की डिमांड भी है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनस्किल्ड वर्कर्स है, जो अनस्किल्ड काम है और अनस्किल्ड जो लेबर है ना, उनको यहाँ पे काम प्रोवाइड किया जाता है, और कहा जाता है कि एटलीस्ट 100 डेज़ जो है वो गारंटीड जॉब यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। इस मनरेगा की कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान रखनी है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे प्रोडक्टिव एसेट को यहाँ पे क्रिएट करना, और ऐसी एसेट को क्रिएट करना जो कि क्वालिटी भी हो उसमें और ड्यूरेबिलिटी भी हो। जैसे आप देखते हो कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो है पढ़े लिखे नहीं होते, तो बहुत अच्छी जॉब नहीं कर पाते, और कई बार जो है उनको कई तकलीफ़ों की सामना भी करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए आप देखो कि सरकार के द्वारा ऐसी स्कीम लाई गई है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके पास कुछ स्पेशल स्किल नहीं है, तो वैसे लोग भी काम कर सकते हैं, और 100 डेज़ जो है उनको गारंटी जॉब मिलेगा। जब से यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगी उनकी नाम, तो 2-3 दिन के बाद से उनकी जो है डेली वेजेस पे उनको काम मिलने लगेगा। ये चीज़ें रखी गई। तो यहाँ पे सबसे पहली है कि प्रोडक्टिव एसेट यहाँ पे क्रिएट करना है। सेकंड है कि जो लाइवलीहुड है, इट मीन्स कि लोगों की यहाँ पे लाइवलीहुड को, जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, लेकिन वैसे लोग भी अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनको सोर्सेज मिल रही है अर्निंग की, तो इससे क्या होगा कि उनकी लाइवलीहुड बेटर होगी। साथ ही यहाँ पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे और भी ज़्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि इसको हैंडल ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, जो कि आपको गाँव वगैरह में देखने को मिलेगा। तो ये 3 कोर ऑब्जेक्टिव है जो कि मनरेगा की यहाँ पे देखने को मिलती है। एक्चुअली ये बॉटम अप है, क्योंकि ये आपका जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। पीपल सेंटर्ड है, क्योंकि लोगों के लिए ही ये आपका लाया गया है। सेल्फ सेलेक्टिंग है, लोग अपने आप से खुद सेलेक्ट करते हैं कि किनको इस तरीके के मनरेगा के तहत जॉब करने की ज़रूरत है। और राइट बेस्ड है, हर किसी को अधिकार है कि वो यहाँ पे काम करे और पैसे कमा सकते हैं। तो इस बेसिस पे ये 4 यहाँ पे फंडामेंटल यहाँ पे आपको बेसिक देखने को मिलेगा, प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे ये काम हो रही है। प्लान और डिसीजन अगर हम लोग देखें कि जो काम का नेचर है और जिस तरीके से काम को चूज़ किया जाता है ना, उस हिसाब से प्लान लिया जाता है और डिसीजंस होते हैं। जो ऑर्डर है हर एक वर्क साइट सिलेक्शन में, ये भी आपका ओपन असेंबलीज़ में किया जाता है, जो कि ग्राम सभा में है, और फिर उसके बाद में ग्राम पंचायत के द्वारा रेटिफाइड भी की जाती है। एसेट जो यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत क्रिएट किया जाता है वो कुछ काम होता है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट करना। अब कैसे कैसे तरीके के काम होते हैं, वाटर कंजर्वेशन का यहाँ पे काम होता है, लैंड डेवलपमेंट की काम होती है, सिंचाई वगैरह का काम होता है। तो आप लोग देखो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड काम होते हैं, इसका मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड बेटर वर्क किया जाए, जिससे कि एक बेटर एसेट क्रिएट हो सके। इसी के अलावा आप देखो कि डैम के क्षेत्र में, इरिगेशन चैनल के क्षेत्र में, चेक डैम के क्षेत्र में, पॉन्ड्स हो गए, वेल हो गए, आंगनवाड़ीज़ है, ये भी यहाँ पे इस स्कीम के तहत बिल्टअप किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी है, इट मीन्स कि कानूनी तौर पे यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपका प्रावधान भी रखा गया है मनरेगा के तहत। वो ये है कि वर्क जो है वो विदिन 15 डेज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। जब से ये स्कीम स्टार्ट हुआ है और जब से किसी भी लोग को यहाँ पे ज़रूरत होगी, तो वो 100 डेज़ जो है ना, आपका मान लो कि 1 अप्रैल को ये रजिस्टर्ड हो गया, तो 15 अप्रैल के विदिन ही यहाँ पे लोगों को काम प्रोवाइड करा देनी है। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन हो गया, अब देखते हैं कि 2-3 महीने बाद जब टाइम मिलेगा तो फिर उनको काम प्रोवाइड करनी है, ऐसे नहीं है। कानून बना के बाकायदा यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर किया गया कि 15 डेज़ के विदिन जो है यहाँ पे काम प्रोवाइड करना है, और वर्कर्स को यहाँ पे 15 डेज़ के तहत ही यहाँ पे आपको जो है पेमेंट भी करनी है। डिले ऑफ पेमेंट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ कंसर्न इस स्कीम के अंदर, बट फिर भी आप देखो कि कानूनी तौर पे इस चीज़ को भी क्लियर की गई है। और साथ ही ये कहा गया कि सोशल ऑडिट करना। सोशल ऑडिट करने का मतलब है कि गाँव में जाकर या फिर सोसाइटी में जाकर लोगों से पूछना कि ये स्कीम आपके लिए सरकार लाई है,
आप इससे कितना ज़्यादा संतुष्ट है, आपको इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला है, नुकसान हुआ है, इसमें क्या अपग्रेड करना चाहिए, क्या किस तरीके से फीडबैक वो लोग देते हैं, तो इसको हम लोग सोशल ऑडिट कहते हैं। सोशल ऑडिट से क्या होता है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो पाती है, और स्पेशली जो कि इमीडिएट स्टेक होल्डर्स है उनके लिए यहाँ पे। साथ ही अगर आप देखो तो स्ट्रेंथ ऑफ मनरेगा क्या है, मनरेगा एक वन ऑफ द सक्सेसफुल आप स्कीम कहोगे, लेकिन इसमें क्या है ना कि थोड़ी बहुत इशू आ जाती है, तो चैलेंजेस तो हर एक स्कीम में, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ है मनरेगा का कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इनफॉर्मल इकॉनमी है हमारे देश में उसको एड्रेस करती है। इनफॉर्मल कहने का मतलब है कि जिसमें एक स्पेसिफाइड जो है क्वालिफाइड स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, लोग जो है अपना काम कर सकते हैं, जितना काम करेंगे, जितने दिन काम करेंगे उतने दिन कमाएंगे। साथ ही साथ जो है उनका कोई हॉलिडे नहीं होता है, उनका कोई फेस्टिवल नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। उनको कोई सोशल सिक्योरिटीज़ नहीं दी जाती है, उनके लिए कोई पेंशन स्कीम नहीं होती है, अलग से बहुत सारे आ चुके हैं, बट जो फॉर्मल सेक्टर्स में होते हैं उनका अपना सब कुछ जो है एक पैटर्न में चलता है। तो यहाँ पे क्या जो इनफॉर्मल इकॉनमी है हमारे देश में उसको एड्रेस करने के लिए ये मनरेगा स्कीम लाई गई है। साथ ही आप जानते हो कि कोविड के दौरान जो लॉकडाउन लगा था उसमें बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर्स थे वो वापस से रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट हो गई थी। जिस गांव से वो निकल के शहर में गए थे वापस शहर से वो गांव में आ गए थे कोविड-19 के टाइम में जो लॉकडाउन हुई थी। उस समय क्या हुआ था कि लोग जब अपने गांव पहुंच गए थे तो उनके पास करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि वो शहरों में काम करते थे। तब ये मनरेगा जो है यहाँ पे इन सारे लोगों के लिए एक लाइफलाइन बना, उनको यहाँ पे काम मिला मनरेगा के तहत, और वो कमा भी पाए और अपनी लाइवलीहुड को आगे लेकर भी जा पाए। थर्ड है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो ये अर्थव्यवस्था है ना उसकी एक बैकबोन मानी जाती है। जो गरीब लोग हैं जो कि ग्रामीण एरिया में रहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है लाइवलीहुड का, एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे कि वो कमाते हैं और अपनी जीवन निर्वाह करते हैं। साथ ही बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप्रोच कहने का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर देखना। टॉप अप अप्रोच पहले होता था, बट टॉप डाउन अप्रोच होता था, बट अब ये बॉटम अप अप्रोच है। तो इसलिए आप देखो कि यहाँ पे प्रोग्रेस देखा जाता है कि सबसे पहले हम लोग गांव लेवल पे प्रोग्रेस करें, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर देखते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आज की डेट में मनरेगा के द्वारा क्या रिसेंटली यहाँ पे चैलेंजेस फेस की जा रही है इसको समझते हैं। सबसे बड़ी बात हो यहाँ पे ये देखने को मिलेगी कि इनएडिक्वेट एलोकेशन है और रिपीटेड पेमेंट डिले है। बार बार हमें ये कंप्लेन देखने को पड़ता है। हर साल मैं आपको ये पढ़ाती हूँ, हर साल ही मुझे लगता है 3-4 महीने में ये टॉपिक निकल कर आ जाता है। तो 71% जो पेमेंट है ना वो पहले भी डिलेड था, और ये मैंडेटेड है कि 7 डेज़ पीरियड में इसको दे देना है। तो ये भी आप देख सकते हो कि काफ़ी समस्या का प्रॉब्लम है, काफ़ी समस्या वाली बात है। सेकंड है कि डिमांड सप्रेशन है। जब यहाँ पे रूरल वर्कर्स जो है वो अपनी ड्यूज़ को टाइम में नहीं उनको मिलता है तो ऑब्वियस है कि वो डिस्करेज हो जाते हैं, वो काम करना नहीं चाहते। हर एक लोग पैसे के लिए काम करते हैं, उनको लगता है कि उनको पैसा मिलेगा तो वो अपनी डिमांड को फुलफ़िल कर पाएंगे, अपना और अपने परिवार का अच्छे तरीके से लालन पालन कर पाएंगे। तो यही बात है कि यहाँ पे क्या होता है ना कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं अगर वो काम करें और इस हिसाब से उन्हें पैसे ना मिले तो फिर उनका इंटरेस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फिर वो सर्च करेंगे कुछ और ऑल्टरनेटिव। साथ ही कास्ट बेस्ड पेमेंट डिले होता है, ये इसमें आपको एक अलग ही सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि जो नॉन एससी है, नॉन एसटी है, जो कि यहाँ पे 87% सारे वर्कर्स में ये आपका कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर पेमेंट डिले फेस करते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें जो एससी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट रेस्ट ऑफ द जो यहाँ पे कम्युनिटी पॉपुलेशन बचे वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको डिले नहीं देखने को मिलता है। अब ये कास्ट बेस्ड जो टेंशन है वो मनरेगा वर्कर्स में अलग से है। इस स्कीम के तहत क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को कहा गया कि वो 3 फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाले। एक तो वो मनरेगा वर्कर्स के लिए है जो कि स्केड्यूल कास्ट से, एक यहाँ पे मनरेगा वर्कर्स जो कि स्केड्यूल ट्राइब से है, और थर्ड यहाँ पे मनरेगा वर्कर्स जो कि अदर कैटेगरीज से है। तो ये बातें इस स्कीम के तहत रखी गई, ये एक अलग से प्रॉब्लम है। साथ ही लोगों को अवेयरनेस नहीं है, कैपेसिटी आपको कम देखने को मिलेगी रूरल सिटीजन्स में। साथ ही इनएडिक्वेट सोशल ऑडिट है, जैसे अभी मैं बताई कि लोगों से जाकर पूछना, उनका फीडबैक लेना, उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आज की डेट में आपको उतना अप टू डेट नहीं देखने को मिलेगा। सोशल ऑडिट उतनी बेटर तरीके से नहीं हो पाती है, अकाउंटेबिलिटी आपको कम देखने को मिलेगी। इट मीन्स कि आप देखो कि कोई देखे या ना देखे लेकिन आप अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करो, ये चीज़ों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि इस स्कीम को फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि जिस तरीके से डिमांड है कि वेजेस को बढ़ाया जाए, हर बार आप देखते हो कि जिस तरीके का काम है यहाँ पे उस हिसाब से पैसे लोगों को नहीं मिलती, ये कंप्लेन है। पहले क्या था 180 रुपीज़ मिलती थी, बट ये कोविड के टाइम में 22 रुपीज़ बढ़ाई गई है। अब ये 22 रुपीज़ बढ़ाई गई, इट मीन्स कि 202 रुपीज़ पर डे की यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे वर्कर्स का डिमांड है कि उनकी ये वेजेस बढ़ाई जाए, तो देखते हैं कि कैसे होगा, और साथ ही साथ नंबर ऑफ़ डेज़ भी बढ़ाए जाए। अभी ये 100 डेज़ है तो इट शुड बी इंक्रीज, और इसको इंक्रीज़ करने के लिए कहा गया है कि 200 डेज़ जो है वो यहाँ पे इसको इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि आप देखो कि 365
डेज़ का एक साल होता है, जिसमें कि अगर 100 डेज़ ये काम करे तो बाकी की 265 डेज़ ये क्या करेंगे, ये सवाल यहाँ पे निकल कर आता है। साथ ही प्रॉपर एलोकेशन करना है, टाइमली पेमेंट करनी है, ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक इस स्कीम की देखने को मिलती है। बाकी इसमें सारी कुछ लगभग सही तरीके से चल रही है। तो यहाँ पे जो पेमेंट की इशू है ना, ये यहाँ पे इसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टिसिपेटरी टेक्निक की अगर हम लोग बात करें तो मैपिंग वगैरह को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम लोग बेटर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सके। साथ ही यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को ज़रूर यहाँ पे प्रमोट करनी चाहिए। इनफैक्ट जो इंटरनेट और सॉफ्टवेयर टूल्स है वो आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो डेटा कलेक्शन की जो डिमांड है, रिमोट रिपोर्टिंग की जो डिमांड है, ये सारी चीज़ें बढ़ते जा रही है, इसलिए हम लोग को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसी में आपको एक मॉडल देखने को मिलेगा जिसको बिहार मॉडल कहते हैं। तो बिहार के द्वारा बायोमेट्रिक डिवाइसेस यूज़ की जा रही है, जिसमें कि ई मस्टर रोल को इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसका एक मात्र यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे लेकर आना, जितने भी मस्टर रोल एंट्रीज हो रहे हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी हो और टाइम यहाँ पे इंश्योर करे और एक एप्रोप्रिएट वेज पेमेंट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हमारे बिहार में आपको देखने को मिलेगा, तो और भी इस राज्य में इसको फैलानी है। ओके, सो ये सारी बात रही मनरेगा की। यहाँ पर आप वेज गैप देख सकते हो कि वेज गैप बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पे आप वेज कैप देख सकते हो। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये स्केड्यूल कास्ट की है, रेड वाली स्केड्यूल ट्राइब्स की है और येलो वाली अदर्स है। तो 7 डेज़ का बताया जा रहा है। जैसे कि अप्रैल में आप देख सकते हो सॉरी, यहाँ पे आपका अदर्स का ज़्यादा है, स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब की कम है, लेकिन लास्ट तक आप देख सकते हो कि अदर्स की यहाँ पे जो है वो एकदम से डाउन है और इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है। तो ये वेज गैप है जो कि 7 डेज़ की ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखाई गई है। अब क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है जिससे कि बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके मनरेगा। तो सबसे पहले मनरेगा ट्रैकर लाई गई है जो कि सरकार के द्वारा यूज़ किया जाता है, जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेटा है। साथ ही यहाँ पे नरेगा सॉफ्ट है, एक लोकल लैंग्वेज है, जिससे कि काम करने का जो सिस्टम है ना वो यहाँ पे और ज़्यादा बेटर हो सके। ई गवर्नेंस सिस्टम जो है वो यहाँ पे बेटर हो सके, जिससे कि डॉक्यूमेंट जो मस्टर रोल्स होते हैं यहाँ पे हर किसी को एक जैसे रोल नंबर होती है ना एक क्लासरूम में, उस तरीके से मस्टर रोल्स मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है, जॉब कार्ड होते हैं, एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आपका देखा गया है इस सॉफ्टवेयर में। और साथ ही साथ आप देखो कि प्रोजेक्ट जो लाइफ मनरेगा है, लाइवलीहुड इन फुल एम्प्लॉयमेंट, ये भी लाई गई है। इसका एम है कि सेल्फ रिलायंस प्रमोट करना है, स्किल बेस्ड जो यहाँ पे मनरेगा वर्कर्स है उनको इम्प्रूव करना है, और जिससे कि क्या होगा कि जो वर्कर्स है उनकी यहाँ पे लाइवलीहुड इम्प्रूव हो पाएगी। तो इस चीज़ पे ध्यान देनी है। ओके, सो ये सारी सरकार के द्वारा यहाँ पे ध्यान दी जा रही है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आउट ऑफ फंड, इट मीन्स कि परसेंटेज ऑफ मनरेगा फंड कितना यूज़ किया गया। तो आप लोग एरिया देख सकते हो, क्या इस राज्य में आप बिलोंग करते हो, इट मीन्स कि 100% से ज़्यादा फंड जो है, जितने ब्लैक कलर में ये एरिया है ना वहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो कि किस एरिया में आप लोग आते हो। साथ ही साथ ये जो पिंक कलर की है इसमें आपको 90 to 100 देखने को मिलेगा कि हाँ यहाँ पे भी बेटर है। उससे कम आपको 80 to 90 है, ये आपका जो है तेलंगाना वाला रीजन है। बाकी सब एरिया में सही है। इट मीन्स कि पूरे देश में, हमारे देश में ये मनरेगा जो है बहुत सही तरीके से काम कर रहा है, इस पे ध्यान रखना है। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट मनरेगा टॉपिक। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट होती है तो आप लोग ईजिली कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस बार की फिर से ये रिपोर्ट आ गई है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, क्योंकि इसी के बेसिस में हमारे देश में अब नीति आयोग के द्वारा भी ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लाया जा रहा है। तो ये ग्लोबल बेसिस पे हम लोग देखते हैं, इसको रिलीज़ किया जाता है यहाँ पे ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के साथ। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ओके, ये आप लोग कंफ्यूज मत होना, UNDP है, ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है क्या। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि गरीब जो है, कोई लोग गरीब सिर्फ पैसों से ही नहीं होते, और भी रीज़न होती है जिसमें कि गरीबी का कारण होता है। तो वो सारे डायमेंशन को यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे किस हिसाब से ये गरीब है। ये एक इंटरनेशनल मेजर्स है जिसमें कि एक्यूट मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उसको यहाँ पे मेज़र की जाती है, और 100 से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ पे कवर किया गया है।
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहने का मतलब है कि यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है कि कितने हाउस होल्ड है उनको यहाँ पे देखना जो कि उनकी पोजीशंस जो है सेम टाइम में डिप्राइव हो रही है। इट मीन्स कि अभी भी आप देखते हो कि कोविड से पहले जो है काफ़ी लोग APL में आ चुके थे अबव पॉवर्टी लाइन, लेकिन उसके कोविड के बाद और फर्स्ट पोस्ट कोविड जो था यहाँ पे काफ़ी लोग BPL में आ गए हैं। इट मीन्स कि उनकी जो हालत है वो और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो जो यहाँ पे पॉवर्टी लाइन है उससे भी नीचे हो चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि ट्रेडिशनल मॉनेटरी पॉवर्टी जो है वो मेजर्स किया जाता है। इट मीन्स कि एक्यूट डिप्रिवेशन देखी जाती है कि हाँ लोगों में कितनी गिरावट आई है। इट मीन्स कि लोग जो है पहले हेल्थ बेनिफिट अच्छे तरीके से ले रहे थे, लेकिन आज की डेट में उनको हेल्थ फैसिलिटी मिल नहीं पा रही है, वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेशन उनके बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, लिविंग इन स्टैंडर्ड उनकी अप टू द मार्क नहीं है। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो पॉवर्टी जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी मेज़र किया जाता है कि एक इंसान अपने आप में कितना गरीब है। साथ ही साथ आप देखो तो यहाँ पे MPI पुअर को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पुअर। उसके अलावा अगर हम लोग देखें सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पे इंडेक्स समझो और इंडेक्स में कौन कौन से पैरामीटर्स है उसको समझिए। टोटल यहाँ पे 3 पैरामीटर होते हैं, हेल्थ के बेसिस पे देखा जाता है, एजुकेशन के बेसिस में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आप किसी का क्या चेकअप करोगे, क्या हेल्थ में के पर्सपेक्टिव में देखोगे और ये कहोगे कि ये गरीब है कि अमीर है, इन द सेंस कि हाँ इसके पास उतनी एनफ मनी नहीं है कि वो यहाँ पे सारी चीज़ें कंज्यूम कर सके। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन, कि एक कोई बच्चा जो है या फिर कोई एडल्ट है तो वो कितने हेल्दी है। ठीक है, कोई भी एडल्ट जो कि 70 ईयर्स से कम है या फिर कोई भी बच्चे अगर उनकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जो है अंडर नरिश्ड है, मल न्यूट्रिशन है, तो फिर जो है उनकी हालत यहाँ पे ख़राब है। उनको हम लोग जो है सही नहीं कह सकते, अमीर नहीं कह सकते, उनको गरीब के ही कैटेगरी में रखा जाएगा। चाइल्ड मोर्टालिटी है, यानी कि कोई भी बच्चे का जो है वो जन्म होता है तो 5 साल के तहत कितने बच्चे जो है वो जी पाते हैं, क्योंकि कई तरीके की बीमारी होती है, कई तरीके की प्रॉब्लम होती है जिससे कि नवजात शिशु की यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो ये 2 तरीके से हेल्थ देखा जाता है। एक तो यहाँ पे न्यूट्रिशन कोशिश किया जाता है देखने का कि मल न्यूट्रिशन तो नहीं है। सेकंड यहाँ पे चाइल्ड मोर्टालिटी देखी जाती है। एजुकेशन के बेसिस पे देखें तो ईयर ऑफ स्कूलिंग, कोई भी बच्चा कितने सालों तक स्कूलिंग करता है। इट मीन्स कि 8th स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं, 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े या फिर 12th स्टैंडर्ड यहाँ पे कंप्लीट हुई है। साथ ही स्कूल अटेंडेंस, कई स्कूल में आप देखोगे कि हाँ बच्चों की एडमिशन तो हो गई है बट बच्चे स्कूल तक पहुँच नहीं पा रहे। तो इन दोनों बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि स्कूल में एडमिशन कराना इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना कि स्कूल जाकर पढ़ाई करना। साथ ही ईयर ऑफ स्कूलिंग काफ़ी मैटर करता है। इससे पता चलता है कि हमारे देश के कितना युवा है जो कि कहाँ तक पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं। साथ ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यहाँ पे मेज़र करने के लिए काफ़ी कुछ है। जैसे कुकिंग फ्यूल देखते हैं कि एक लोग जो है वो खाना बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या LPG गैस की यूज़ करते हैं या फिर वो जो है फॉसिल फ्यूल से ही काम चलाते हैं। सैनिटेशन, कोई भी घर जो है कितना साफ़ सुथरा है, ये काफ़ी मैटर करता है, जिससे कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि जो घर इतनी साफ़ सफाई होती है और जब कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग साफ़ सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, इट मीन्स कि जहाँ पे भी आप रह रहे हो तो क्या आपके घर में सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। अगर नहीं है तो क्या आप लोग जो है RO वगैरह यूज़ करते हो, फ़िल्टर वगैरह यूज़ करते हो, तो ये भी चीज़ें देखी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है कि ऐसी घर जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उसको हम लोग एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं कह रहे हैं। हाउसिंग की बात करें तो कितने लोग हैं जिनके पास पक्का घर है, अगर पक्का घर है तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी है। एसेट्स की बात की जा रही है कि कितने घर है जिसमें कि दो और दो से ज़्यादा जो है एसेट यहाँ पे लिए नहीं क्रिएट कर पाए है। उस घर में आपको रेडियो TV नहीं देखने को मिलेगा, टेलीफोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, बाइसिकल नहीं है, रेफ्रिजरेटर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक घर में नहीं देखने को मिलता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस घर में एसेट क्रिएशन ज़्यादा नहीं हो पाया। सो ये पूरी तरीके से आप देखो कि यहाँ पे इसकी इंडिकेटर है पैरामीटर से, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर ग्लोबल हम लोग इस बार के इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे ये एनुअली पब्लिश किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दी। मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स की अगर वैल्यू देखें तो यहाँ पे कुछ समराइज़ किया गया है। यहाँ पे वैल्यू आप देख सकते हो 0 से 1 है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये दिखाता है कि प्रोपोर्शन ऑफ डिप्रिवेशन, यानी कि एक कंट्री जो है कितना गरीब है, यहाँ के कंट्री के लोगों की कितनी एक्सपीरियंस है गरीबी की, और इसको कैलकुलेट किया जाता है पॉवर्टी हेड काउंट करके। इट मीन्स कि इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी में से भी देखा जाता है। इट मीन्स कि कितने लोग गरीब है उसमें से हेड काउंट करके देखा जाता है कि हाँ एक्चुअली इस ग्रुप में कितने लोग गरीब हैं। MPI वैल्यू इंडिया का देखो तो इसको याद रखना 0.123 है। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर 0.123, क्योंकि ये सब टाइप्स आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट PCS में ये डेटा आपसे पूछ लिया जाता है। MPI में अगर हम लोग देखें तो सेट ऑफ पॉवर्टी मेजर से यहाँ पे हेड काउंट किया जाता है
कि इंडिविजुअली यहाँ पे आइडेंटिफाई की जाती है कि कौन कौन लोग गरीब है, और इंटेंसिटी देखा जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का। इट मीन्स कि वेट एवरेज निकाली जाती है कि कितने यहाँ पे गरीब लोग हैं उस सेम टाइम में। हाइलाइट्स देखते हैं कि हाँ इस बार की रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है। इस बार की रिपोर्ट में ये बताई गई है कि इनइक्वालिटीज़ है, और वो भी इथनिसिटी है, केस है, जेंडर के बेसिस पे। साथ ही डिस्पैरिटी भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही फर्स्ट टाइम जो है ये ग्लोबल MPI है, जिसमें कि अगर हम लोग देखें तो 40 कंट्रीज़ जो है उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बाई कास्ट, जो कि इंडिया के द्वारा बताया जा रहा है, और बाई जेंडर जो है 108 कंट्रीज़ है जिनके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो जेंडर वाइज अगर यहाँ पे देखें तो 108 कंट्रीज़ के घर को यहाँ पे देखा गया है, और बाई कास्ट अगर हम लोग देखें, क्योंकि इंडिया में कास्टिज़म्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, तो यहाँ पे 40 कंट्रीज़ है इंडिया के साथ साथ, जिसमें कि हाउस होल्ड को यहाँ पे देखा गया है। ग्लोबल फाइंडिंग और इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग, पहले इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग बताती हूँ हर एक कैटेगरी में। जेंडर फाइंडिंग में ये बताया गया है कि 12% पॉपुलेशन के क्लोज है हम लोग। इट मीन्स कि 162 मिलियन पीपल है जो कि लिव इन फीमेल हेडेड हाउस होल्ड, जिसमें कि आपको फीमेल हेड देखने को मिलेगी घर पे, 162 मिलियन पीपल। ओके, ग्लोबल अगर हम लोग यहाँ पे फाइंडिंग देखें तो जेंडर फाइंडिंग में क्या है कि 2/3 जो मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल है, जिसमें कि 836 मिलियन है, वो यहाँ पे ऐसी घर है जहाँ पे कोई वेमेन नहीं है और कोई भी बच्ची नहीं है एटलीस्ट 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में। तो ये बातें हैं। देखिए इतनी डेटा आपको याद करने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या बातें बताई जा रही है। 1/6 जो सारे यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल हैं, वो यहाँ पे ऐसे घर में रहते हैं जिसमें कि एटलीस्ट 1 बॉय है या मेन है, और एटलीस्ट 6 ईयर्स ऑफ उनकी स्कूलिंग है, बट कोई भी गर्ल या फिर विमेन नहीं है। हर एक 6 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो लोग हैं, पुअर पीपल है, उसमें से एक घर ऐसा है जो कि उस घर में फीमेल हेड कर रही है, तो 6 में से एक घर ऐसा है। ठीक है, इथनिसिटी, रेस और कास्ट फाइंडिंग में देखें तो इंडिया में कहा जा रहा है कि 5 आउट ऑफ 6 यानी कि 5 आउट ऑफ 6 जो मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल है वो यहाँ पे लोअर ट्राइब है और कास्ट है। इट मीन्स कि यहाँ पे गरीबी जो है वो आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। शेड्यूल ट्राइब्स ग्रुप में अगर आप लोग देखो कि 9.4% तक यहाँ पे पॉपुलेशन है, और ये पुअरेस्ट में काउंट होते हैं। वहीं अगर हम लोग SC ग्रुप देखें तो 33% यहाँ पे ऐसे या इनके लोग हैं जो कि पुअर में काउंट होते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस में आप देखो तो 27% लोग हैं। कोविड-19 फाइंडिंग के बारे में बताया जा रहा है कि जो इमरजेंसी स्पेशल प्रोटेक्शन कवरेज है वो लेस देन यहाँ पे है जो हाई MPIs कंट्रीज़ है। इट मीन्स कि वैसे देश जहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वहाँ पे हाई है, तो इमरजेंसी जो सोशल प्रोटेक्शन कवरेज है वो बहुत कम है। यानी कि लोगों को जो सोसाइटी में रहने वाले जो आपको बेसिक एमिनिटीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ें कम यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। परसेंटेज ऑफ जो एम्प्लॉयड नॉन वेज वर्कर्स जो है वो पर्टिकुलरली हाई देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि कितने लोग हैं जिसमें कि आपका नॉन वेज वर्कर्स है, तो वो यहाँ पे हाई है MPI कंट्रीज़ में। साथ ही अगर रिलेशनशिप देखें MPI वैल्यू में और एडिशन, डिप्राइवेशन और सोशियो इकोनॉमिक रिस्क में, तो वो कहीं पे भी आपको यूनिफॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड देखें तो 109 कंट्रीज़ है। इट मीन्स कि 21% लोग ऐसे हैं जो कि एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। इट मीन्स कि हाँ हर एक क्षेत्र में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, हर तरीके से वो गरीब है। अबाउट हाफ अगर हम लोग देखें जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अंडर एज 18 है। नियरली 85% जो है वो सब सहारन अफ्रीका में रह रहे और साउथ एशिया में रह रहे। टॉप 5 कंट्रीज़ है जिसमें कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं, तो वो इंडिया में है। साथ ही 84% जो लोग हैं वो रूरल एरिया में रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और 60% लोग जो है वो अर्बन एरिया में रह रहे हैं। तो ये आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की ये पूरी डेटा है, इसको एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा, बार बार देखते रहिएगा तो फिर आपको ध्यान हो जाएगी। अब ऐसा है कि अगर आप लोग इस बार मेंस लिख रहे हो, चाहे UPSC की फिर या स्टेट PCS की, तब ये डेटा आपके लिए रेलिवेंट है। इट मीन्स कि जब तक ये नेक्स्ट आपका 2021 का डेटा नहीं, 2022 की डेटा नहीं आ जाती, तब तक ये रेलिवेंट है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि क्यों कास्ट जो है वो इतना सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस है पॉवर्टी का और अदर वेलफेयर आउटकम्स का। तो देखिए कास्ट बहुत बड़ी बैरियर है आज के डेट में, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है। कुछ कास्ट में आप देखो जिसमें कि बच्चियों की पढ़ाई को प्रमोट नहीं किया जाता, बच्चों को भी नहीं पढ़ाया जाता है, यानी कि मेल फीमेल दोनों को नहीं पढ़ाया जाता, और ऐसा माना जाता है कि एक समय के बाद ये लोग बिजनेस कर लेंगे। तो ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन है, उनका खुद का ऑक्यूपेशन भी नहीं है। साथ ही डिस्क्रिमिनेशन जो आप देख रहे हो, जो भेदभाव होता है वो तो कंटिन्यू है, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, जो कि आर्टिकल 17 में जो है इस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया, बट फिर भी आज के डेट में ये आपका कंटिन्यू है। कैजुअल लेबर में इंगेज्ड है लोग। लेबर मार्केट में अगर हम लोग देखें तो दलित जो है वो आज की डेट में जो है कैजुअल लेबर है। इट मीन्स कि
कास्ट की बात की जा रही है। और शेड्यूल कास्ट जो है वो आज के भी डेट में उनके पास खुद का ज़मीन नहीं है, लैंडलेस पीपल है। और कुछ राज्य ऐसे हैं हमारे देश में जो कि लैंड रिफॉर्म्स को हमारे इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये भी आप देख सकते हो कि कैजुअल लेबर भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, कास्ट जो है उसको देखा जाता है मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में। लिमिटेशन क्या है इस इंडेक्स की? लिमिटेशन यही है कि ये इंडिकेटर्स जो है वो कैपेबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करते, बट रिफ्लेक्ट करते हैं कि कितना आउटकम हुआ है। इट मीन्स कि ईयर ऑफ स्कूलिंग कहने का मतलब है कि बच्चे कितना पढ़ाई किए हैं। और कुकिंग फ्यूल है, इट मीन्स कि आज के भी डेट में क्या आउटकम है। एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी क्या लोग कोयले से, कावडंग से या फिर फॉसिल फ्यूल से ही खाना बना रहे हैं। हेल्थ डायमेंशन यहाँ पे इंडिकेटर्स जो है वो पूरी तरीके से हमारे ऑल ओवर द कंट्रीज़ में इसकी डेटा को कलेक्ट नहीं करते हैं। इंट्रा हाउस होल्ड इनइक्वालिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे लिमिटेशन के तौर पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे देश में गरीबी हटाओ जो आंदोलन चल रहा है वो आज से नहीं, वो जब 5th 5 ईयर प्लान चल रही है तब से ये चलते आ रहा है। तो क्या क्या स्टेप सरकार के द्वारा लिया गया है जिससे कि गरीबी हम लोग अपने देश में कम कर सके? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये एक मेजर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है जिसकी 3 कंपोनेंट है। इट मीन्स कि इसके तहत ओल्ड एज पेंशन स्कीम है कि जो यहाँ पे 60 ईयर से ज़्यादा लोग हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए। नेशनल फैमिली बेनिफिट यहाँ पे स्कीम है। नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर मदर प्रेग्नेंट है, एक लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उनको पेड लीव देना चाहिए, उनको यहाँ पे केयर टेकर भी प्रोवाइड करनी चाहिए। और साथ ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए मनरेगा तो है ही। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो ये रही यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। अब आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स, यानी कि छोटे छोटे न्यूज़ है, इसको भी देख लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आई है। मॉनेटरी पॉलिसी में आप देखो कि 6 मेंबर होते हैं जो कि यहाँ पे पॉलिसी रेट देखते हैं कि किस तरीके की इन्फ्लेशन है, क्या हमारे अर्थव्यवस्था का क्या सिचुएशन है, उसके बेसिस पे यहाँ पे पॉलिसी रेट को जो है मेंटेन करते हैं। तो इनके द्वारा कहा गया है कि अभी भी कोई भी पॉलिसी रेट को चेंज नहीं किया गया। जैसे रेपो रेट 4% पे था वैसे ही है, और रिवर्स रेपो रेट 3.35% में है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बतानी है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, क्योंकि कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तब आपकी बारी कि आप इसको याद करो। सेकेंड है कि क्या क्या डिसीजन लिया गया। तो सस्पेंशन की बात की गई है कि जो सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड वगैरह परचेज किया जाता था जीसैप के तहत, तो इसको सस्पेंड करना है। इसका एम है कि लिक्विडिटी जो है वो सिस्टम से ज़्यादा विड्रॉ हो सके, ठीक है। साथ ही जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम है, जीसैप है, एक डेडिकेटेड लिक्विडिटी विंडो है जिससे कि आरबीआई जो है सॉवरेन पेपर्स बाई कर सकते हैं, ठीक है। और बैंकिंग सिस्टम में अगर उनको कैश इन्फ्यूज़ करना है तो वो इस तरीके के बॉन्ड को परचेज करते हैं। मूविंग लिक्विडिटी फ्रॉम फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो टू द ऑक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ऐसा रखा गया है कि जो लिक्विडिटी है उसको फिक्स करने की बात की जा रही है। 14 डेज वेरिएबल रेट रेपो रेट जो है ये ऑक्शन हर एक फोर्टनाइट में होगा, जो कि आज के डेट में 4 ट्रिलियन है, तो इसको बढ़ा के 6 ट्रिलियन तक करना है। और 28 डेज यहाँ पे ऑक्शन रखा जाएगा। इंक्रीज़ करना है जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, IMPS लिमिट है, जो कि 2 लाख से यहाँ पे 5 लाख में इंक्रीज़ किया गया। क्योंकि आप देखो कि ऑनलाइन आप जो है इसकी पेमेंट कर सकते हो। और इसमें क्या है कि RTGS और NEFT है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और NEFT आपको देखने को मिलेगा जो कि ये आपका सिर्फ जब तक बैंक खुले रहती है तब तक ये काम करता है। इट मीन्स कि मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे ये काम करते हैं, ओके। लेकिन 24/7 जो है ये भी काम करते हैं क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया है। उसी के साथ IMPS भी आप देखो 24/7 है। और ये डोमेस्टिक फंड जो है अगर ट्रांसफ़र करनी है तो ये फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की है। एक्चुअली ये आपका मैनेज किया जाता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ ही इंटरनल कंबशन स्कीम है NBFC का। तो RBI जो है वो इंटरनल जो ऑम्बुड्समैन स्कीम है उसको ये इंट्रोड्यूस की है NBFC के लिए, जिससे कि आप बहुत सारे NBFCs देखते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो आपका कंपनीज़ है वो बहुत सारे कंपनीज़ है जिनकी इंसॉल्वेंसी केसेस निकल कर आई है, बैंक्रप्सी केसेस निकल कर आई है, दिवालिया निकल रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूज स्टेट में जा रहे हैं ये सारे कंपनीज़। तो उनको यहाँ पर रिकवर करने के लिए इंटरनल ऑम्बुड्समैन स्कीम लाया गया है। इंटरनल ऑम्बुड्समैन स्कीम जो है यहाँ पे NBFC के लिए लाई गई है। इससे क्या है कि कस्टमर की जो कंप्लेन है सर्विस बेटर तरीके से नहीं मिल रहा है या फिर कुछ और भी, तो उस चीज़ को यहाँ पे रिव्यू की जाएगी। फाइन। सर्वे टू मैप इनफॉर्मल सेक्टर है। इट मीन्स कि यहाँ पे लेबर ब्यूरो है जिनके द्वारा 2 सर्वे यहाँ पे रिलीज़ की गई है। एक तो है ऑल इंडिया क्वार्टरली स्टैब्लिश बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे एंड सेकेंड वन इज़ ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। ये एविडेंस बेस्ड जो पॉलिसी मेकिंग है उसी का ये पार्ट है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को मैप करना है, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, तो ये भी ध्यान रखनी है। साथ ही अगर हम लोग देखें संभव क्या है, नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है
जो कि ये MSME सेक्टर्स के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। ये 1 मंथ लॉन्ग इनिशिएटिव है जिसमें कि डिफरेंट कॉलेज और ITI से जो स्टूडेंट है उनको इंक्रीज़ किया जाएगा, वो भी 130 फील्ड ऑफिसर्स के द्वारा, कि वो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जैसा काम करे। इट मीन्स कि अगर उनके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया है, कुछ वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, इनोवेट करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं। उसके लिए संभव लाया गया है। ओके, और ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मेनली लाई गई है। उसके बाद है DG सक्षम। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा DG सक्षम लाया गया। एक डिजिटल स्किल प्रोग्राम है जिसमें कि जो लोगों की, जो यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी है उसको इन्हांस किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवाओं को नौकरी दी जाए और डिजिटल स्किल को यहाँ पे आपका फैलाया जाएगा। एक्चुअली ये जॉइंट इनिशिएटिव है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ, तो ये याद रखना है। डिजिटल स्किल के फील्ड में जो ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फाइन। और जो जॉब सीकर है, जो चाहते हैं कि उनको जॉब मिले, तो वो यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं और नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन भी उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद वो अपना जॉब यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देखो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जिनके द्वारा पहली बार और सबसे बड़ी यहाँ पे इम्पैक्ट बॉन्ड लाया गया है, जिसमें कि इंडिया में स्किलिंग के लिए, और इसको ग्लोबल पार्टनर्स के साथ यहाँ पे आप देखो कि इसको पार्टनरशिप के से रखा भी गया है। अगर हम लोग यहाँ पे SIB की बात करें, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड की बात करें, तो ये पहली इम्पैक्ट बॉन्ड है जिसमें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स यहाँ पे इंक्लूड है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो थोड़ी बहुत बातें याद रखनी है, इसको हर एक पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते कृषि उड़ान 2.0 है। तो ये स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लाया गया है, जिसमें क्या है कि जो एग्री प्रोड्यूसर्स की मूवमेंट है उसको और ज़्यादा बेटर करना है और यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा बेटर करनी है। तो इसका एम है यहाँ पे कि 53 एयरपोर्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको, और मेनली ये नॉर्थ ईस्ट में और ट्राइबल रीजन में। तो कृषि उड़ान लाई गई है, इट मीन्स कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको दूर दूर तक यहाँ पे पहुँचाना है, एयरपोर्ट के थ्रू जो है इसको ट्रांसपोर्टेशन करनी है। इससे क्या होगा कि जो कार्गो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरपोर्ट में और ऑफ एयरपोर्ट में, ये स्ट्रेंथन हो पाएगा, रिसोर्स पूलिंग हो पाएगी, और जो कौशल है, इट मीन्स कि कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल हॉलिस्टिक एग्री लॉजिस्टिक है, ये आपका डेवलप हो पाएगा। और फर्दर मोर अगर देखें तो यहाँ पे कौशल को इंटीग्रेट भी किया जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ। ओके, फिर नेशन वाइड यहाँ पे रिवर रेंचिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड है। तो रिवर रेंचिंग प्रोग्राम है जिसको यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाया गया है, और मेनली ये स्कीम क्यों है, मत्स्य संपदा, इट मीन्स कि यहाँ पे आपका फिश प्रोडक्शन को इन्हांस किया गया है, इसकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस की गई है। ये जो प्रोग्राम है इससे क्या होगा कि सस्टेनेबल फिशरीज अचीव कर पाएंगे, बेटर तरीके से जो फिशरी सेक्टर्स है वो यहाँ पे डेवलप हो पाएगी। सस्टेनेबल करने का मतलब है कि ऐसे तरीके से हमें इसे डेवलप करना है जिससे कि ना हमारा इन्वायरमेंट हार्म हो, ना ही ह्यूमन बींग को हार्म हो, ना ही और भी जीव जंतु जो हमारे इस धरती पे रहते हैं उनको हार्म हो। तो इस तरीके से सस्टेनेबल फिशरिंग करनी है, कोई भी चीज़ को एग्जॉस्ट नहीं करना है, ठीक है। साथ ही जो हैबिटाट डिग्रेडेशन है इसको रिड्यूस करनी है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे और भी ज़्यादा बर्बाद हो रही है उसको कंजर्व करनी है, उनको बचाना है, सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट होनी चाहिए, उसको मैक्सिमाइज़ करनी है इस प्रोग्राम से। ओके, साथ ही अगर हम लोग देखें तो फेज़ 1 प्रोग्राम जो है वो 2020 और 21 में ये स्टार्ट हो चुका है, और 3 मेजर रिवर सिस्टम में ये देखने को मिल रहा है। फर्स्ट है यहाँ पे गंगा और इसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज है, सेकेंड है ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर ट्रिब्यूटरीज, और थर्ड है यहाँ पे महानदी और अदर रिवर। अगर इसी के अकॉर्डिंग देखें तो 6 मेजर आइलैंड स्टेट है जो कि मेनली यहाँ पे फोकस कर रहे हैं रिवर बेल्ट के लेंथ में, जिसमें कि यूपी है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, उत्तराखंड और बिहार है जिसको सेलेक्ट किया गया है। ओके, मत्स्य ये जो आपका संपदा योजना है एक फ्लैगशिप स्कीम है जो कि मेनली यहाँ पे फिशरी सेक्टर्स के लिए स्पेशली ये लाया गया है और सस्टेनेबल तरीके से डेवलप करनी है। इसमें एस्टिमेटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 करोड़ तक रखा गया है, और इसको आपका जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो 2025 तक की जाएगी। तो फर्स्ट फेज़ स्टार्ट है 1 साल का 2020 से 21 तक, तो इसके बारे में ये बताई गई है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रेंच फार्मिंग। तो एक्चुअली एसोचैम जो है उनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि ट्रेंच फार्मिंग को यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहिए लद्दाख वाले रीजन में। अब ट्रेंच क्या होता है, तो देखिए ट्रेंच जो है एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम लोग वेजिटेबल्स को एकदम एक्सट्रीम विंटर वाले टाइम पे ये ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि लद्दाख आपको पता है हिमालयन रीजन में है, और अभी आप देखो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होते हैं, स्नोफॉल वगैरह होती है, जिसमें कि वेजिटेशंस जो है कोई भी पौधे उगाने में या फिर कोई क्रॉप वगैरह फसल लगाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये ट्रेंच फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल हो पाएगा, ठीक है। ट्रेंच जो कल्टीवेशन है ये सॉइल एंड सोलर हिल
को यहाँ पे हार्नेस करेंगे जिससे कि सस्टेनेबल क्लाइमेट कंडीशन हो, और लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पत्ते वाले जो वेजिटेबल्स है जैसे साग वगैरह होते हैं, कोरिएंडर है, धनिया पत्ता है, ये सब जो है यहाँ पे आपका ग्रो हो सके। उसके बाद अगर हम लोग देखें नोबेल प्राइज़ इकॉनमी में, तो ये आप लोग नाम याद रख सकते हो, ये सेविजीज रिक्स बैंक प्राइज़ है इकोनॉमिक साइंस 2021 का, जो कि 3 इकोनॉमिस्ट को दिया गया है। और ये रॉयल स्टडीज़ एकेडमी ऑफ साइंस है जिनको यहाँ पे अवार्ड किया गया है 1/2 टू डेविड कार्ड एंड अदर हाफ जॉइंटली यहाँ पे 2 लोग को दिया गया, जोशु और यहाँ पे गोइडू। ओके, तो ये डेविड कार्ड याद रखना है, उसी के साथ जोशु और गोइडू है, तो अपने हिसाब से ये न्यूमोनिक्स बना के याद कर लीजिएगा। प्राइज़ विनिंग का क्या रिसर्च था, इशू यहाँ पे आप जो देखो कि इमिग्रेशन और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इसकी जो यहाँ पे आपकी रिलेशन इन दोनों के बीच में, इससे जो इशू निकल कर आ रही है वो आपका स्कूल एजुकेशन में है, फ्यूचर अर्निंग ऑफ स्टूडेंट की है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आप देखो कि क्या है कि एक देश में रहकर आप पढ़ते हो, इंडिया में रहकर आप अपनी स्कूलिंग करते हो, लेकिन आपका एम हमेशा होगा कि चलो फ़ॉरेन में चल के जो है वो जॉब करते, फ़ॉरेन में ही शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ तो इतनी गंदी है, यहाँ की पॉलिटिक्स है, कास्टिज़म है, इन सबको छोड़ो, चलते हैं फ़ॉरेन, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो कई बच्चों की, मैक्सिमम लोगों की ये चाह होती है। तो इसी को कहते हैं कि आप लोग पढ़ो यहाँ, अपने देश से आप जो है अर्जित करो, लेकिन जब आउटपुट देने का बात आए तो फिर दूसरे देश में जाके आउटपुट दो। तो ये नहीं करना चाहिए। इस चीज़ पर रिसर्च किया गया। तो डेविड कार्ड जो है वो यहाँ पे नेचुरल एक्सपेरिमेंट को यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि ऐसी सिचुएशन जो कि रियल लाइफ में अराइज होती है और उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ रिजेंबल भी कर सकते हैं। साथ ही आप लोग लेबर के लिए भी देख सकते हो, लेबर मार्केट में भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मिनिमम वेजेस जो है, इमिग्रेशन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। इसी को देखते हुए यहाँ पे आपका इस प्राइस के बारे में बताया गया है, सेविज रिक्सबैंक प्राइसेस, जो कि 1968 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। NSE शाइन बुलियन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। ये एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है गोल्ड बुलियन के लिए, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इसको आपका जो है लॉन्च किया गया है। फर्स्ट फॉर इंडिया में अगर हम लोग देखें तो NSE शाइन प्लेटफॉर्म जो है एक डेटा फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि डेटा सिक्योर रहेगी, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करेंगे तो इससे डेटा सिक्योर होती है, डेटा इंटीग्रेट होती है और डेटा को बेटर तरीके से कभी भी ट्रेस भी कर सकते हैं। ओके, इंडिया इन्वाइटेड टू बिकम फुल टाइम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मेंबर। तो देखिए IEA है जिनके लिए हमें फुल टाइम मेंबर बनाने के लिए इन्वाइट किया गया है। तो ये जो इनविटेशन है ये नेचुरल कोरोली है, जो कि इंडिया और IEA स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत आता है। इससे क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे कॉपरेशन है ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के साथ, ये हमारा यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाएगा। IEA का मेंबर होने के लिए एक कंट्री को यहाँ पे ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन OECD का मेंबर होना चाहिए अगर आपको IEA का मेंबर होना है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंडेटरी है। पेरिस बेस्ड जो IEA है उसको क्रिएट किया गया था जब 1974 में जो क्राइसिस हुई थी, ऑयल क्राइसिस हुई थी, उसी के बाद ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी है। ये हर्ट है, इट मीन्स कि एनर्जी को लेकर यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। साथ ही ये जो पब्लिश करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यानी कि IEA की रिपोर्ट है जिसमें कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है और ये ऑयल मार्केट जो है रिपोर्ट है। 2017 में हमने जो है यहाँ पे एसोसिएट मेंबर जैसा ज्वाइन किया है, लेकिन अभी तक फुल टाइम मेंबर नहीं है। अब हमें यहाँ पे बुलाया गया कि फुल टाइम मेंबर हम लोग बन सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा फुल टाइम मेंबर बनने से, तो इससे क्या होगा ना कि हम लोग अपनी जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ है, इंडिया की जो क्रूड ऑयल रिजर्व्स है वो मैक्सिमाइज़ हो पाएगी। आपको पता है कि कोविड-19 के टाइम में क्या हुआ था कि क्रूड ऑयल की प्राइस जो है बहुत डाउन हो गई थी, बट क्योंकि हमारे यहाँ जो रिज़र्व करने की कैपेसिटी है वो बहुत लो है, इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा रिज़र्व नहीं कर पाए थे। टेक्निकल असिस्टेंस भी मिलेगा क्लीन एनर्जी सेक्टर में और जियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि हम लोग क्लाइमेट के सेक्टर में और जो एनर्जी इश्यूज़ के सेक्टर्स में है वहाँ पे लीड कर पाएंगे। इंडिया की अगर एनर्जी देखें तो इससे अगर हम लोग इंडिया की एंट्री जो इसमें होगी IEA में, तो इससे क्या होगा कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी यहाँ पे निकल कर आएगी। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो क्राइटेरिया क्या है जिससे कि हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन सकते हैं, तो सबसे पहला है कि क्रूड ऑयल और जो प्रोडक्ट रिजर्व्स है वो 90 डेज़ तक होनी चाहिए। और हमारे देश में भी इतनी ही रिजर्व्स कैपेसिटी है कि हम लोग 90 डेज़ तक क्रूड ऑयल को रिजर्व कर सकते हैं और किए भी है पहले। डिमांड रिस्ट्रेंट प्रोग्राम है जिससे कि जो नेशनल ऑयल कंजप्शन है उसको 10% तक कम करना है। थर्ड है कि कानूनी तौर पे और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मेजर को कोऑर्डिनेट कर रही है, वो भी नेशनल बेसिस पे। लेजिस्लेशन होना चाहिए, कानून होना चाहिए और मेजर्स लाना है जिससे कि यहाँ पे कंपनीज जो है वो जुरिस्डिक्शन रिपोर्ट देते रहे
और मेजर्स है जिसमें कि यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ को इंश्योर करना है कि जो भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ है उनके पास कैपेबिलिटीज़ है। ओके, सो IEA के हम लोग फुल मेंबर बनने वाले हैं, तो ईच एंड एवरी पॉइंट जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। डील रीच्ड ऑन ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, तो आपको पता है कि OECD की यहाँ पे आप देखो कि निकल कर आई है रिपोर्ट कि यहाँ पे मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की बात की जाती है कि ग्लोबल लेवल पे एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होनी चाहिए और वो भी 15% तक। तो यहाँ पे 4 देश है, केनिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो कि अभी तक इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किए। OECD और G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है जो कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के बेसिस पे, जैसे आप देखते हो कि बहुत सारी कंपनी हैं, चाहे गूगल हो जाए या फिर अमेज़न हो जाए, तो ये वैसे देश में अपने ब्रांच को सेटअप कर देती है जहाँ पे या तो इनको ना टैक्स देना पड़े टैक्स हेवन कंट्रीज़ में, या फिर इनको बहुत लो टैक्स देना पड़े, और जहाँ पे इनकी अपनी पेरेंट कंपनी है वहाँ पे उस देश को वो टैक्स नहीं देते हैं, और यहाँ पे वो वहाँ फिक्स शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि बेस इरोड करके वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे इनको प्रॉफिट मिलता है। तो ऑब्वियस है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ होती है वो प्रॉफिट के लिए काम करती है और इसी को यहाँ पे देखा भी जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बेस इरोजन और जो प्रॉफिट शिफ्टिंग है वो एक 2 पिलर सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो हमारे देश में डिजिटाइजेशन है उसको हम लोग देख सकें। पिलर 1 है जिसमें कि आपका 100 बिगेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल MSE रखा गया है। पिलर 2 है जो कि यहाँ पे MSE नहीं है, MNE है, यानी कि यहाँ पे आपका मीडियम एंड मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस है। ओके, तो ये याद रखना है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक डिकेड लॉन्ग जो है रेस टू द बॉटम ये ख़त्म हो पाएगा, यानी कि आप देखो कि बहुत सारी कंपनीज है जो कि बॉटम में ही रहती है। एडिशनल टैक्स रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे निकल कर आएगा, हर एक देश के सरकार को मिलेगा, जिससे कि पैंडेमिक से जो क्षति हुई है वो यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। टैक्स हेवन को चेकआउट किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे टैक्स नहीं दिया जाता है, और ग्लोबल इकॉनमी बूस्ट हो पाएगी। ओके, सिचलिस टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद इंडिया। तो इसका एम है कि जो सिचलिस है उनकी जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, और हमारे देश के साथ ये जॉइंट इनिशिएटिव है जिस पे ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, 100% FDI है टेलीकॉम सेक्टर में, वो भी ऑटोमेटिक रूट से। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट के द्वारा FDI लिमिट रेज किया गया है टेलीकॉम सेक्टर में। पहले कितनी थी, 49% थी, अब इसको बढ़ा के 100% किया गया, और वो भी ऑटोमेटिक रूट से। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि फॉरेन की कंपनी या फिर फॉरेनर्स जो है कोई भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे टेलीकॉम सेक्टर्स में, तो उनके पास 2 रास्ता है। एक तो है कि ऑटोमेटिक रूट से आ सकते हैं जिसमें कि उनको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है कि गवर्नमेंट रूट से आएंगे जिसमें कि सरकार से उनको परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। तो पहले क्या था, 49% था, बट अब यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट है, यानी कि कोई भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, और 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे टेलीकॉम सेक्टर्स में। ओके, इसका एम है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, तो उसमें हमारा जो है यहाँ पे इसको प्रमोट कर सके, और सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं दूसरे कंट्री से, उनकी इंडिया में शेयर लैंड बॉर्डर्स होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर उनको लगता है तो। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे इकॉनमी के लेसन जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ये शॉर्ट न्यूज़ जो होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डोंट टेक इट लाइटली। ओके, सो मिलते हैं हम लोग कल फिर से नेक्स्ट लेसन के साथ। आज के लिए बस इतनी। आप लोग को अगर विजन इसकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, मेंस टेस्ट सीरीज़ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेसिस में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, आप लोग आंसर लिख के हमारे साथ जो है अपनी आंसर को चेकआउट करा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम पे। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डेली बेसिस पे अगर आप लोग यहाँ पे विजन इसकी करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो फिर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।